ये जो पॉडकास्ट है ना, या ये जो आपकी जर्नी है, इसका उद्देश्य यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीबी में है, लेकिन उनको मानसिक रूप से एक हिम्मत नहीं मिल रही। शायद आपकी बात सुन के उसको हिम्मत मिल जाए। मेरे पिताजी के जाने के बाद से मेरी पूरी एजुकेशन मेरे स्कूल ने देखी है। कोई मुझसे। और फादर साहब कब चले गए? सर देहांत 2007 में हुआ, कैंसर था उनको। और उस समय आप किस उम्र में? 7 साल का था। मेरे मन में हमेशा से ये था कि सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो एक बेहतर जिंदगी बस मम्मी को देनी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस कर ली हैं वो। वहाँ पे उतने मतलब उस इकोनॉमिक सिचुएशन से कॉन्स्टेंटली ऐसे इम्प्रूव करना, तो मैंने वो भी किया। जब फर्स्ट टाइम अब तेरा सिलेक्शन हुआ इस चीज में जी, तो तेरी मम्मी के क्या रिएक्शन थे? मतलब जब मुझे पता लगा तो अगले 10 मिनट तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तो मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी कहीं दिल्ली में ही मेरे साथ रहती हैं, बट उस टाइम कहीं बाहर थी। बताया और फिर वो विश्वास ना करना और फिर वो खुशी के आंसू, तो उस टाइम तो फोन पे ही व्यक्त हुए। एक आप जर्नी चलते हैं ना, और उस जर्नी के पे बहुत सारे कांटे आपको मिलते हैं, बहुत सारे संघर्ष मिलते हैं, लेकिन जब आप अंत में पहुंच जाते हैं ना, तो केवल आपकी जीत नहीं होती, पता नहीं कितने लाखों लोग हैं जो उस जर्नी को अब आगे चलेंगे सिर्फ आप लोगों को देखकर। एक आईएएस की कोचिंग आज के टाइम में बहुत महंगी होती है, जूते घिस जाते हैं एक आदमी के अपने बच्चे को आईएएस की कोचिंग दिलाना। लेकिन ये बच्चे वो नहीं थे कि कोचिंग नहीं मिली तो इन्होंने सोचा कि नहीं अब आईएएस नहीं बना जाएगा। मतलब आखिरी दम तक सांस लड़ाई इस बच्चे ने। कई बच्चे सोचते हैं, और खासकर मैं उन पेरेंट्स की बात करूंगा, उन बच्चों की बात करूंगा जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ तैयारी का एक ही मात्र असूल है कि आप दिल्ली आइएगा, दिल्ली में आप ज्वाइन करें किसी ऑफलाइन कोचिंग को, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली में आके ही तैयारी होगी। वो आपको जो माध्यम ठीक लग रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति जो अलाउ कर रही है, उस हिसाब से डिसीजन लेने की जरूरत है। क्लास में जाके चीजें नहीं कर रहे होते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग वो करने लगते हैं, तो टारगेट्स मिस हो जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ बहुत कुछ लेते हैं लेकिन रिविजन नहीं हो पाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। मेरे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम किसी मेहमान का स्वागत जब करते हैं तो हम उसकी तारीफ करते हैं कि उसने ये मुकाम हासिल किया, ये मुकाम हासिल हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी के साथ बैठ के पॉडकास्ट करना ही ना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। तो आज मैं जिनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ उनका तो सम्मान आप समझ ही सकते हैं क्या होगा, लेकिन मुझे उनके साथ बैठने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मैं बहुत थैंक यू हूँ ऐसे बच्चों का जो ऐसे संघर्षों से उठते हैं जिसकी कहानी सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है। और उन संघर्षों से उठना, एक बिना पिता के साए के उठना और फिर इस मुकाम पर पहुंचना अपने आप में बहुत जबरदस्त और काबिले तारीफ है। मैं स्वागत करूंगा सक्षम भाटिया का। बताइए, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं अभी मैंने पहले भी बोला कि थैंक यू, मतलब जब मैं आया यहाँ पे तो सर ने मुझे बताया कि राकेश यादव सर का ये इंस्टीट्यूट है। मैं ऐसे नाम से नहीं पहचान पा रहा था, फिर मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि हाँ, कभी कभी ऐसे, यूं तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है लेकिन कभी ना कभी ऐसे CSAT में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती थी, तो वो टॉपिक यूट्यूब ऐसे कर लेता था और शायद पहले दूसरे वीडियो में आप होते थे, तो कहीं ना कहीं मैंने CSAT में आपसे जरूर हेल्प ली है। तो स्मॉल थैंक यू आपको भी बनता है मेरी जर्नी में साथ रहने के लिए, तो थैंक यू। नहीं यार, तेरी जर्नी इतनी स्ट्रगलिंग रही है ना और इतनी मोटिवेटिव रही है कि उसमें हम जैसे को श्रेय लेने का हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। सच बात है कि आप ये बोल रहे हैं, बट हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब वही है ना जो भगवान कहते हैं कि एक दरवाजा बंद होता है तो 1000 खिड़कियां खुल जाती हैं। तो मेरे साथ भी बचपन से वही रहा है। मेरा स्कूल मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे दोस्त लोग भगवान की कृपा से बड़े अच्छे दोस्त मिल गए, मेरी मम्मी की जिसकी सबसे बड़ी स्ट्रगल रही है, फिर कुछ अच्छे रिश्तेदार जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। तो बहुत सारे लोगों का ऐसे क्यूमुलेटिवली ये एफर्ट है कि आज मैं आपके साथ सच में बात कर पा रहा हूँ। तो और ये संस्कारों की बात है एक ऐसे बच्चे की कि जो इन सारे संस्कारों से निकल के आया, जिसको पता है कि मुझे जिन्होंने भी मेरी जर्नी में साथ दिया मैं उनको थैंक्स करूं, और ये एक अच्छे संस्कार की पहचान है। सक्षम, तेरी रैंक आई है 83 और 3rd अटेम्प्ट है जी, है ना? तो पहले तो तू मुझे बता कि तेरा जो स्टार्टिंग हुई बचपन से जी उसको थोड़ा मुझे बता चीजें। जी, तो सर जर्नी बहुत ब्रीफली बता देता हूँ कि रामपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा रामपुर, उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में। वहाँ से जन्मा हूँ, मेरी स्कूल एजुकेशन वहीं से हुई है। रामपुर के एक काफ़ी बड़ा स्कूल है, व्हाइट हॉल पब्लिक स्कूल। मेरे पिताजी के जाने के बाद से मेरी पूरी एजुकेशन मेरे स्कूल ने देखी है। कोई मुझसे। और फादर साहब कब चले गए? सर देहांत 2007 में हुआ, कैंसर था उनको। और उस समय आप किस उम्र? 7 साल का था। 7 साल। जी, मेरी दीदी मुझसे 7 साल बड़ी है, तो वो लगभग 10th क्लास में थी उस टाइम, मैं 1st क्लास में था।
एंड सून आफ्टर माय फादर बीइंग पासिंग अवे मेरी मम्मी को मेरे स्कूल ने ही बुला के जॉब ऑफर दिया, उनको वो विश्वास दिलाया कि वो इतनी काबिलियत रखती हैं कि वो ना सिर्फ मेरी माँ बल्कि पिता का भी रोल अदा कर सकती हैं। तो वो विश्वास उनको दिलाया और वो मतलब मैं हर बार ये बोलता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं। मेरे स्कूल ने मेरी पूरी एजुकेशन देखी, मेरा घर बार का पूरा वो पालन पोषण का जो आय का स्रोत है वो दिया हमें। तो वो बहुत बड़ी बात है कि जब एक बंदा छोड़ के चला जाता है और उसके परिवार वाले जब आपका साथ नहीं देते हैं। मेरे फादर के रिलेटिव्स ने बिल्कुल हमें ऐसे छोड़ दिया था। तो मैं मतलब मुझे वो बात कहने में कहीं भी पब्लिकली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो सच है वो सच होता है, कभी बदला नहीं जा सकता। मेरी मम्मी के साइड के रिलेटिव्स, नाना नानी, मामा मामी सब बहुत अच्छे रहे हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। बट स्टिल मैं कहूँगा कि मम्मी की वो जो मतलब इनर स्ट्रेंथ थी वो कैसे जागी उस टाइम पे, और उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने आप से संभालनी। वहीं रामपुर में उसी घर में रह के, कानपुर में मम्मी का मायका है, लेकिन उनको कहा गया कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए, बट मम्मी ने कहा नहीं, अपने दम पे इनको पढ़ाऊंगी और इनकी एजुकेशन पूरी करवाऊंगी। मेरी दीदी को भी पूरा मास्टर्स तक पढ़वाया, मुझे भी आज तक भी वो सपोर्ट सिर्फ घर से मिलता है। और उसी मतलब जज्बे से मैं आगे बढ़ पाता हूँ, क्योंकि हमेशा पीछे लोग खड़े हैं कि नहीं तुझे जो करना है कर, हम देख लेंगे, बाकी जितना समय लेना है ले। अभी शायद आज इस बार अटेम्प्ट में नहीं दिया होता तो उनका ऐसा नहीं है कि वो लोग बदल जाते कि नहीं अब तू जॉब में लग जा, अब तू अपनी पढ़ाई छोड़ दे, अब नहीं, अब समय नहीं है। मुझे लगता है कि वो कांस्टेंट सपोर्ट आगे भी मेरे लिए बना रहता। तो मतलब इतना अच्छे से फिर मेरी स्कूल एजुकेशन हो गई। तो सून आफ्टर दैट हम ग्रेजुएशन के लिए फिर कानपुर चले गए, मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर मैं JNU आ गया, मेरा मास्टर्स, मेरा PhD अभी वहीं से चल रहा है। और उसी दौरान ही सिविल सर्विसेज की जर्नी भी चलती रही और फिर ये फाइनली 24 वाले अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर होगा। ब्रिलियंट यार जी। और एक बात आप सब भी समझेंगे कि जब एक बच्चा तैयारी करता है ना, तो 1 साल में तैयारी से उब जाता है जी, है ना। उसको बहुत सारे उसके बीच में डाउट आते हैं, बहुत बार वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, बहुत बार सेल्फ डाउट आते हैं, बहुत बार उसको लगता है कि शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। लेकिन एक माँ की हिम्मत देखो, जो पूरे 18-19 साल से लगी हुई है एक पौधे को पानी देने में। उसने कभी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं किया कि मैं जो पेड़ बना रही हूँ, जिस पेड़ को पानी दे रही हूँ, वो एक दिन फल देगा या नहीं देगा। कितनी बड़ी जर्नी है। और आज के समय में एक बच्चा 6 महीने की तैयारी में कहता है कि मैं ऊब गया, 6 महीने की तैयारी में कहता है कि मैं सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। यार अगर सीख सकते हो तो उस माँ से सीखो, है ना। देखो हम कितना भी कह लें, लेकिन पिता जो होता है वो बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है ना। और ये बात वो लोग कभी नहीं समझेंगे जिनके पिता है। जिनके पिता नहीं है वो जानते हैं कि वो बहुत बड़ी सुरक्षा होती है, बहुत बड़ी छत होती है, बहुत बड़ा आसमान होता है जिसके नीचे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक माँ अपनी क्षमता से ऊपर निकल के वो काम कर गई और पेड़ तैयार किया, और वो इतना खूबसूरत पेड़ तैयार किया कि 83 रैंक उसकी आई। और पूरे भारत को ऐसे बच्चों पे गर्व होगा। और मैं हमेशा हाथ मिलाता हूँ, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद मैं तुझसे गले मिलूंगा। गजब का काम किया, गजब का मोटिवेशन दिया। अच्छा मुझे ये बता कि शायद तुझे तो मोटिवेशन की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि माँ का चेहरा लगातार मोटिवेट करता होगा, है ना। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो खुद पे कभी सेल्फ डाउट होता था? सर हमेशा होता था, अभी भी था। जिस दिन 22 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला था, मैं मतलब ये फर्क बता देता हूँ, मैंने 23 में भी इंटरव्यू दिया था। उस साल मेरी होप्स थी कि इस बार मैं बन रहा हूँ, कुछ ना कुछ रैंक आ जाएगी, बड़ा ही होपफुल था कि अब मेरी जर्नी एंड होने जा रही है। और उसमें मुझे कुछ नहीं मिला, बड़ा निराश हुआ। पेपर देने का मन चला गया था कि अब 1 साल नहीं दूंगा, और बिल्कुल ऐसे मतलब एक तरह का निराशा। दो मैंने वो सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, मुझे उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं, ये बहुत जरूरी है अपने स्ट्रगल को पूरी तरीके से बयां करना। उसको क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक लड़ाई को लड़ते ही नहीं सिर्फ हार की वजह से। बिल्कुल। और लड़ाई ना लड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हार होती है। बिल्कुल। तो ये जो पॉडकास्ट है ना, या ये जो आपकी जर्नी है, इसका उद्देश्य यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीबी में है ना, बिल्कुल, लेकिन उनको मानसिक रूप से एक हिम्मत नहीं मिल रही। शायद आपकी बात सुन के उसको हिम्मत मिल जाए। और मैं तो इस बात को जान के बहुत सरप्राइज हूं कि इस बच्चे ने, आर्थिक परिस्थिति आप भी जानते हैं, जिसके पिता नहीं है, जिसकी माता है, उनके पिता की जगह या वहाँ एक लाइब्रेरियन की पोस्ट पे काम कर रही थी। एक IAS की कोचिंग आज के टाइम में बहुत महंगी होती है ना। जूते घिस जाते हैं एक आदमी के अपने बच्चे को IAS की कोचिंग दिलाना। लेकिन ये बच्चे वो नहीं थे कि जिन्होंने बिना मतलब कोचिंग नहीं मिली तो इन्होंने सोचा कि नहीं अब IAS नहीं बना जाएगा। बिल्कुल। साला वो मतलब आखिरी दम तक सांस लड़ाई इस बच्चे ने,
और फिर आईएएस में सिलेक्शन लिया बिना कोचिंग के। तो यार तो खुल के अपने संघर्ष बता, क्योंकि इसका उद्देश्य वही है कि किसी ना किसी में जो रुक रहा है ना वो आग लगे और आगे बढ़े। जी, तो मैं वही बता रहा था कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे मन में वो सारे ख्याल आ रहे थे, तो आई थिंक आपके अराउंड जो लोग होते हैं ना, अगेन बहुत अच्छे मेरे को लोग मिले हैं जेएनयू में, मेरे जो मित्र थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे ये बात बोल दी थी कि सक्षम अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो शायद अब एक और प्रयास बचा है, उसी से हो जाएगा, तो लड़ते तो रहो एटलीस्ट। फिर मैंने अपना वो जज्बा वापस से लाया। शायद 15-20 दिन की प्रीलिम्स की तैयारी करके मैं सेंटर में चला गया बिना कुछ सोचे समझे, और मतलब भगवान की कृपा थी कि वो मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया। फिर मेंस में तो लगना ही था। तो आई थिंक चाहे जितनी भी बड़ी मतलब प्रॉब्लम आ जाए, तो इट इज जस्ट अबाउट कि हम उससे कितना जल्दी खड़े हो जाएं। मतलब निराशा भी कई बार जरूरी होती है, लेकिन उसको जितना कम समय के लिए आप निराश होंगे और जितना कम समय उसको सही करने में गुजारेंगे, दैट इज द बेस्ट थिंग। फिर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल्स तो सर कांस्टेंट रहे हैं। मतलब मैंने जैसे बताया कि आर्थिक प्रॉब्लम्स थी, मतलब मम्मी की जो भी छोटी मोटी सैलरी उनको मिलती थी उसमें हमने पूरा गुजारा बिना किसी से सपोर्ट लिए। उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में मम्मी ने सब कुछ किया, तो वो कॉन्स्टेंटली थी। बट अगेन एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था लोगों के रूप में मेरे आसपास। मेरे मम्मी के परिवारजन जो थे उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मतलब जहाँ पे उनको मेंशन करना है, मैं मतलब शायद मेरे पास शब्द कम है उनके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन जहां मुझे प्रॉब्लम महसूस होती है, मेरे वैसे लोगों के लिए भी जो सपोर्ट के रूप में नहीं खड़े रहे, उनको भी मैं मेंशन करता हूं कि अगर वो भी मेरे साथ होते तो शायद थोड़ा और आसान हो जाता। बट स्टिल मेरे आसपास के लोगों ने बहुत ज्यादा इसको आसान बनाया है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे से भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में बहुत ज्यादा लोग होंगे हमेशा। अगर एक कंपैरेटिव स्केल देखा जाए तो कुछ लोग बेहतर स्थिति में होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा खराब स्थिति में होंगे, और मैक्सिमम लोग होंगे जो बहुत खराब स्थिति में होंगे। तो आई थिंक ये मतलब हमारे पास अनेकों एग्जांपल्स हैं ये सब चीजें फॉलो करके आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लोग कर रहे हैं और उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, और नहीं भी पहुंच रहे हैं तो एक बेहतर व्यक्ति तो एटलीस्ट बन रहे हैं अपनी सारे एक्सपीरियंसेस को जान के। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ कॉन्स्टेंट जर्नी ऑफ फेलिंग देन मूविंग अहेड। अगर वो नहीं होगा तो आप रुक जाएंगे कहीं ना कहीं, एंड कोई और आगे बढ़ जाएगा। जब एक आप जर्नी चलते हैं ना, और उस जर्नी के पे बहुत सारे कांटे आपको मिलते हैं, बहुत सारे संघर्ष मिलते हैं, लेकिन जब आप अंत में पहुंच जाते हैं ना, तो केवल आपकी जीत नहीं होती, पता नहीं कितने लाखों लोग हैं जो उस जर्नी को अब आगे चलेंगे सिर्फ आप लोगों को देखकर। बिल्कुल। तो ब्रिलियंट काम है यार। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि तेरा तो मैथ बैकग्राउंड है, तो जो तेरा यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट है, द फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ? नहीं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। जीएस का फर्स्ट का पेपर नहीं क्लियर हुआ था, तो उस और दूसरा फिर तेरा तो बैकग्राउंड जो स्टार्टिंग में मैथ का रह गया, तो तुझे इजी लगता था जीएस वीएस पढ़ना? हाँ, मतलब जीएस में कंफर्टेबल था मैं। सीसैट में आई थिंक दैट वाज द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग फॉर मी, कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती थी। मैं पेपर से पहले थोड़े पीवाईक्यूज लगा लेता था और उसके दम पे चला जाता था। लेकिन आई थिंक 23 का पेपर ऐसा पेपर था, सब लोग जान रहे हैं कि सीसैट ने सबको ऐसा टाइप ऑफ धोखा दिया था। उसमें मैं भी फंसा, क्योंकि हर बार की वही स्ट्रैटेजी। अच्छा, तेरा सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था सर, लकीली हुआ था, लेकिन वेरी नियर टू बीइंग ऐसे धोखे वाली सिचुएशन में आना, क्योंकि हमेशा से वो विश्वास रहता था कि मैथ्स और रीजनिंग करके सीसैट की कट ऑफ हो जानी है क्लियर। लेकिन 23 का पेपर शायद वैसा था नहीं, क्योंकि मैं कभी मैथ्स की मेरी वो अप्रोच नहीं है कि मैं ये एसएससी की जो आप लोग ट्रिक्स सिखाते हैं मैं उससे सॉल्व करूं। मेरे वो जो छोटे मोटे कंसेप्ट हैं मैं उससे नॉर्मल मैथ्स करके आंसर निकालता हूं, और वो काफी हद तक हो जाता है। लेकिन उस पेपर में वो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि मैथ्स थोड़ी अच्छी लेवल की आई थी, रीजनिंग भी अच्छी लेवल की आई थी। तो मतलब वही कि हम लोग मानते हैं कि सीसैट में 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करें तो कंफर्टेबल हो जाते हैं फॉर क्लियरिंग। मैंने उस पेपर में अटेम्प्ट ही 39 क्वेश्चंस किए थे। अब उसमें 6 क्वेश्चन से ज्यादा गलत होते तो मैं ऐसे ही बाहर हो जाता। मेरे गलत शायद 5 क्वेश्चन हुए, मेरे 77 स्कोर आ गया, फिर भी मैं कंफर्टेबली क्लियर कर गया। बट फिर वो एक्यूरेसी पे बड़ा काम करना पड़ा उस पेपर में। मतलब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को चेंज किया अगले आधे घंटे में, लास्ट के आधे घंटे में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस किए। तो मतलब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं। तो आई थिंक मैथ्स का बैकग्राउंड होना, और उस पेपर में मैं भी अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो आईआईटी से इंजीनियरिंग करे हुए हैं, वो सीसैट नहीं क्लियर किए थे, बहुत सारे। हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं उसमें भी लकी था कि वो पेपर मैंने क्लियर किया था 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। फिर मेंस देने का मौका मिला, इंटरव्यू दिया, फाइनल नहीं आया, लेकिन फिर भी लकी तो था कि एटलीस्ट सीसैट ने मुझे नहीं फंसाया था, दो फंसा दिया था बट क्लियर हो गया था। तो मतलब हमें बहुत ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करनी चाहिए। इसलिए जब भी सीसैट की बात आती है मैं लोगों को यही कहता हूँ कि जो एरिया कंफर्टेबल नहीं है आपका, यूट्यूब पे जाएं और उसके रिलेटेड वीडियो देखें, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करें, ताकि वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए और सीसैट आपका वो फैक्टर ना बने जिसने आपका प्रीलिम्स रोक दिया। नाइस है, नाइस। या
और मैं अब लगातार देख रहे हैं सर, हम बच्चे के बिना कोचिंग के यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, बड़ा गेम है ये जी। लेकिन ये बिना कोचिंग के यूपीएससी क्लियर करना सच में बहुत बड़ा गेम है, लेकिन तुम लोग इसे पॉसिबल कर दे रहे हो। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होती है कि जो तुम इस चीज को पॉसिबल कर पा रहे हो। हाँ, तो सर मैं जैसे यहाँ बता देता हूँ कि जब मैंने ग्रेजुएशन मैंने कानपुर से जाके किया, तो मैंने 1 साल वहाँ पे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में कानपुर की ही एक लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। बट आई फेल्ट कि वो उस टाइम पे एक तो जरूरी नहीं थी। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में आप उतने परिपक्व होते ही नहीं है कि आप उस सिलेबस को अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसीलिए जब मेरी सर से बात हो रही थी, मैंने उनको मेंशन भी किया कि एटलीस्ट कॉलेज के 2 साल आप लगाएं अपने कॉलेज एजुकेशन में, कॉलेज की एक्टिविटीज में, ताकि आप थोड़े पर्सनालिटी वाइज डेवलप हो सके और चीजों को समझने लायक एटलीस्ट आपकी पर्सनालिटी। क्योंकि जस्ट आफ्टर स्कूल तो आपकी वो एक मतलब मैच्योरिटी लेवल बड़ी कम होती है ना। जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं आपको एक कंप्लीटली नया एनवायरनमेंट मिलता है, और अगर उस टाइम पे आप अपने आप को ये सब कोचिंग्स और इस सब में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैम्पर होने वाली है। इसीलिए मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि जब मैं जेएनयू आया मास्टर्स करने, दैट वाज द टाइम वेयर आई फेल्ट कि हाँ मैं पर्सनालिटी वाइज डेवलप कर पाया। क्योंकि वो कानपुर में 3 साल मैंने जब ग्रेजुएशन करी, मैं सिर्फ बुक्स में लगा हुआ था। मेरी मास्टर मैंने ग्रेजुएशन में भी मैंने गोल्ड मेडलिस्ट में बना वहाँ का। तो मतलब बट दैट वाज अगेन अ मिस्टेक। अगर मैं वैसे ही एजुकेशन पे फोकस करता रहता तो ये कहीं ना कहीं मिस हो जाता। तो यू नीड टू बी ऐसे मतलब वो जनरलिस्ट टाइप इंसान, जहाँ पे आप अपने लीडरशिप स्किल्स, अपनी को करिकुलर्स, इन सब पे ध्यान दे रहे हो। तो आई थिंक दैट शुड बी एन आइडियल वे। तो मैंने वो कोचिंग जरूर ज्वाइन करी थी, बट उसका मुझे कुछ ऐसे बहुत ज्यादा मैं फायदा नहीं ले पाया। उसके बाद से जब मैंने सेकेंड ईयर कोविड का वो आ गया था, लॉकडाउन आ गया था, घर पे बैठा, चीजों को वापस से समझा, और फिर मैंने कहा कि मैं सेल्फ जब अपने ऊपर लगाया सेल्फ प्रिपरेशन से, मैंने जब मैं बोलता हूँ कि मैंने एग्जाम क्लियर किया, तो दैट आई मीन कि जब मैंने इन सारी गलतियों से सीख के अपने ऊपर काम किया, अपने रिसोर्सेज डिसाइड किए, फिर सारे फ्री रिसोर्सेज टेलीग्राम का जितना बेस्ट यूज कर सकते हैं, जितनी कोचिंग्स के फ्री रिसोर्सेज मैं यूज कर पाया, मतलब मुझे उनको थैंक यू बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, वो एक तरीका तो ठीक नहीं है, लेकिन सब लोग आई थिंक हम जैसे लोग जहाँ पे हाँ इकोनॉमिकली वीक होते हैं, हमारे लिए वही बेस्ट चीज है। तो मैंने रिसोर्सेज अपने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं डिटेल में। और आपने सीरियस होकर यूपीएससी के बारे में जो सोचा, आपने कहा कि मैं फर्स्ट ईयर में मैंने ऐसे किया, लेकिन मैं उसमें उतना सीरियस था नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आईएएस का जो सपना बना जी, यानी आप फर्स्ट ईयर में कोचिंग पे गए जी, तो इसका मतलब हम ये तो कह ही सकते हैं कि आफ्टर 12th आपने तुरंत उसके बारे में सोचा होगा। बिल्कुल। तो ये चीज पहले से माइंड में थी कि मुझे इस तरफ जाना है, जी, जी, जी। या रैंडमली कोई ऐसा पॉइंट आया कि इधर क्लिक? मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। 11th-12th में रैंडम करियर ऑप्शन की तरह भी आया, अपने दोस्तों को बोलते हुए सुना, फिर थोड़ा उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। पहले तो थोड़ा मन था कि इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैथ साइंस इस सब में इंटरेस्ट रहा है, ग्रेजुएशन भी इसी वजह से साइंसेज में किया। बट फिर वो धीरे धीरे वहां से इंटरेस्ट गया और मुझे लगा सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अगर स्ट्रगल्स करके आ रहा हूं तो शायद एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाऊं कि लोगों की स्ट्रगल्स को थोड़ा कम कर सकूं। तो आई थिंक वहां से वो चीजें, मतलब जो मेरी वैल्यूज इम्बाइब हुई हैं मेरी मदर की तरफ से, वो सारी चीजों का वो कल्मिनेशन है कि मैंने इस करियर ऑप्शन के बारे में तब से सोचना शुरू किया, और फाइनली आज इस लेवल पे हूं कि वो मैंने अचीव किया। मतलब जो सोच के किया है, बस वही भगवान से प्रे करता हूं कि उसको बस जस्टिफाई कर सकूं आगे भी चल। अभी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था एक बच्चे का यहीं पे, तो उसने मुझे बताया अपनी जर्नी के बारे में कि मेरा 1-1.5 साल शुरुआत में खराब हो गया, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की लेकिन मैंने कुछ गलतियां की। तो मैंने कहा कि कौन कौन सी गलतियां की वो बताना। तो फिर हमने उस चीज को बच्चों को बताया भी, और सोशल मीडिया पे भी हमने उस चीज को डाला। तो उसने बोला कि सबसे पहली जो सही काम करना चाहिए, जो बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो ये कि उसे अपने जो कपड़े हैं वो साधारण से साधारण रखने चाहिए, ताकि ना हम किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो, ना कोई हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। जी। दूसरा उसने ये कहा कि जितना कम रिसोर्सेज होंगे हाँ, उतना बेटर है। अग्रीड सर। तीसरा उसने ये कहा कि सर लाइब्रेरी में जब हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हुए बीच में हम उठते हैं, और उठने के बाद होता क्या कि धीरे धीरे यार दोस्त बन जाते हैं। फिर हम चाय के लिए चले जाते हैं, और चाय पे जब चर्चा होती तो पता नहीं चलता कि कितना टाइम हमने खराब कर दिया। बिल्कुल। उसने ये कहा कि मैंने चाय पे चर्चा बंद की कि उससे फायदा भी होता था, लेकिन उससे नुकसान बहुत ज्यादा होता था। और चौथा उसने जो मुझे पॉइंट बताया वो ये कि जितना ज्यादा मैं अपने माइंड को इस तरह तैयार कर पाया कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उसने भी बच्चे ने लगातार फेल्योर देखा 4 साल, तो कहा कि मैंने बहुत बार है ना, मैं अपने माइंड को सिचुएशन पे लेके चला गया कि इन रियलिटी में ये नहीं सोच रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उसी तर्ज पे मैं तुझसे चाह रहा हूं कि तूने सिलेक्शन लिया और उस संघर्ष से निकला है, तो तेरी कौन कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से तुझे कामयाबी मिली? नहीं तो लोग 8-8, 9-9 साल भी तैयारी कर रहे हैं और फिर भी सफलता नहीं मिलती। जी। तो
कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो तुझे लगता है कि ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट रहे और इन वजह से मैं सिलेक्शन की तरफ चला गया? पॉजिटिव्स ये रहे हैं कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर कॉन्स्टेंटली था कि मम्मी के लिए कुछ अच्छा करना है, बहुत लंबा स्ट्रगल हो गया था, तो वो हमेशा से बैक ऑफ द माइंड रहता था कि एक ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो यहीं से ही है कि बहुत ज़्यादा मम्मी ने स्ट्रगल कर लिया है, अब मेरी बारी है तो जल्द से जल्द उससे बाहर निकलना है। तो आई थिंक एक तो वो था। सेकेंडली मैं बड़ा मतलब कोशिश करता था कि मैं जितना कंसिस्टेंट हो पाऊँ उतना रहता था। स्पेसिफिकली मेरे 2023 वाले अटेम्प्ट में, 24 वाले में तो क्योंकि वो थोड़ी निराशा वाली चीज़ आ गई थी, मैं थोड़ा सा भटक गया था। मतलब 24 वाले प्रीलिम्स को देख के, खासकर मेंस में तो फिर थोड़ा सीरियस था, लेकिन प्रीलिम्स में, लेकिन 23 वाला वो एक ऐसी चीज है जिसमें मैं आई थिंक अपने आप को एडमायर करता हूं कि मैं उस टाइम पे जितना कंसिस्टेंट था, अगर आज फिर से वैसा हो जाऊं तो शायद बेटर आउटपुट ला पाऊंगा अपनी नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन। नाइस। क्योंकि वो कंसिस्टेंसी काफी अच्छी थी। मैंने सर को भी अभी मेंशन किया था, जब पीक पे थे तब सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ मतलब बोल सकते हैं। आई थिंक ये एक वो चीजें एक साथ कंबाइन होती हैं तभी उसका रिजल्ट निकलता है। तो कुछ मेरी आज की मेहनत, तो वो सब का मिला जुला आज का रिजल्ट है। तो 23 वाले में जब मैं एकदम कंसिस्टेंट था, तो मतलब मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था। मतलब मैं फिर चीज़ों से इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। मैं जेएनयू में भी मेरा मतलब बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन था, बट वो एकदम मेरे से कंट्रोल था कि मेरे दोस्त मुझसे तभी मिलेंगे जब मैं ब्रेक के लिए उठूंगा। वो लोग भी उस चीज़ को समझते थे, मुझे सपोर्ट करते थे। मैं पार्टी भी कर लेता था वीकली, कभी मेरा मन हुआ कि आज मेरे को थोड़ा रिलैक्स करना है तो मैं वो भी करता था। बट दैट वाज बेस्ड ऑन माय चॉइस कि मुझे कब उसके लिए समय निकालना है, मुझे कब फ्री होना है। तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा एंड नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये बड़ा जरूरी है कि सिमिलरली फॉर द सोशल मीडिया थिंग, आप चलाओ 10 मिनट चलाओ, 15 मिनट चलाओ, बट मेक श्योर कि सोशल मीडिया का वो इंटरफेस आपको ना कंट्रोल करने लग जाए कि वो आपको बार बार वो कर रहा है कि आप स्क्रॉल करते रहो और आप उसमें ही बह गए, 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं लगा। तो मैं सोशल मीडिया पे भी था, कभी कभी इंस्टाग्राम भी चला लेता था, बट अगेन इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द टाइम जब मैं मेंस या प्रीलिम्स लिख रहा हूँ। बाकी इंटरव्यू के टाइम पे तो फिर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना ही बेस्ट वे पॉसिबल होता है, इंटरव्यू की तैयारी करना, तो वो टाइम एक अलग होता है। लेकिन जब प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे आप लोग हो तो ये मेक श्योर करना है कि कम से कम समय व्यर्थ हो रहा है ये सारी चीज़ों में, बट जब आपका दिमाग उसकी ज़रूरत महसूस कर रहा है तो वो उसको देना भी है। तो चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए और अपने हिसाब से कंट्रोल करना आना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे। फिर मतलब मैं जब 24 के बाद थोड़ा सा निराश हुआ था तो वो मेरी गलतियां भी थी कि मैंने उसमें समय वेस्ट किया। प्रीलिम्स मैंने मार्जिनली क्लियर किया, मतलब हो सकता है कि मैं एक क्वेश्चन से कम सही करता तो आज यहाँ बैठा ही नहीं होता। तो अगेन वो सारी निराशाओं को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। मतलब अगर मैं 2 महीने अच्छे से रिवीजन करता तो कंफर्टेबली प्रीलिम्स क्लियर कर लेता। आज भी क्लियर करके यहाँ बैठा हुआ हूँ, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा लक फैक्टर भी होता है। वो 2 घंटे आपके होते हैं नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजों पे निर्भर होते हैं। ये प्ले कर पाता उस दिन के नहीं। तो मतलब वही कि जितना अपना मैक्सिमम दे सकते हैं वो तो देना ही है, कर्म करना है, फिर फल तो जो मिलेगा सो मिलेगा। तो वही सारी मतलब सब लोगों को सब चीजें पता है, जस्ट अबाउट इम्प्लीमेंटिंग देम वेल। तो यार देखो कितनी अच्छी चीज बोली ये वाली कि मैं बहुत ज्यादा सोशलाइज था, लेकिन मुझे कब किससे मिलना है ये वो मेरे दोस्त नहीं, मैं डिसाइड करता था कि मुझे कितनी देर मिलना है, किससे मिलना है। बिल्कुल। और इतनी विल पावर होना सच में बड़ी बात है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि तेरे संघर्षों का, कि तुझे वो एक अल्टीमेट, तेरे पास एक वही ऑप्शन था कि मुझे कंट्रोल हर चीज पे अपने अनुसार करना ही पड़ेगा। और ये मुझे लगता है कि बहुत बच्चों को हिट करेगी, क्योंकि ये चीज तो मुझे भी हिट करती है। हम भी कई बार क्या होते हैं कि उतना कंट्रोल नहीं हो पाते चीजों के ऊपर। जैसे किसी समय पे हम मान लो सोशल मीडिया पे जा रहे हैं और हमें लगता है कि 5 मिनट हमें ये चीज देखनी है, लेकिन कई बार वो 5 मिनट की 50 मिनट भी हो जाती है। तो वो सेल्फ कंट्रोल तो मुझे लगता है कि आप जैसे बच्चे ही पूरी तरह कर पाते हैं जी। लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल के कुछ टिप्स दे पाए तो हाँ जी, है वो बहुत इनर स्ट्रेंथ। हाँ, लेकिन अगर उसके कुछ टिप्स दे पाए बच्चों को कि वो सेल्फ कंट्रोल बनाया कैसे जाता है, उसके बारे में बताएं। हाँ, तो मैंने इसको भी, अभी हमारी पहले बात हुई, आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू इज कि आप अपने टारगेट बेस्ड काम करें। जो आपके टारगेट्स डिसाइडेड हैं उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करें। अगर वो कोशिश सक्सेसफुल हो जाएगी तो एक तो आपके टारगेट्स पूरे हो जाएंगे, और वो तभी होंगे जब आपका सेल्फ कंट्रोल होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। जब आप दिन के अपने टारगेट्स डिसाइड करते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद सेल्फ कंट्रोल रहेंगे। अगर वो टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो अपने साथ रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला गेम करना है। इफ यू आर एबल टू कंप्लीट द टारगेट्स, रिवॉर्ड योरसेल्फ विद समथिंग। फिर थोड़ी देर जो दोस्तों से मिलना है करो, आधा घंटा 1 घंटा, जो भी आपको अपने लिए समय निकालना है निकालो। वो तभी ही हो पाएगा जब आप अपने दिन के टारगेट्स पूरे कर रहे हो। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन पनिश योरसेल्फ।
और मेहनत करो, अगले दिन थोड़ा अपने टारगेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो इट्स जस्ट अबाउट वर्किंग एज पर दी टारगेट्स, और टारगेट्स को अगेन बड़ा अचीवेबल रखना पड़ेगा। अगर बहुत ही ओवर एम्बिशियस टारगेट्स रख देंगे तो खुद ही परेशान हो जाएंगे, मेंटली भी फिजिकली भी तबीयत खराब होगी। तो आई वुड से कि रियलिस्टिक टारगेट्स रखने हैं। अगर आप फुल टाइमर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब 8 घंटे निकाले जा सकते हैं। वो फिर सबकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप वो 9-10 ले जाएं या जितने ले जाएं, बट आई वुड से कि 8 घंटे इज द बेयर मिनिमम जो एक फुल टाइमर निकाल सकता है। उन 8 घंटों के हिसाब से दिन के टारगेट्स को फिक्स करें, उनको पूरा करें, एंड देन प्ले योरसेल्फ विद दिस गेम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो ये एक सेल्फ कंट्रोल रखने का बड़ा तरीका है। ब्रिलियंट यार। देखो ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चा अपनी ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान देता है। मैं इसके चेहरे को देख रहा था, टैनिंग है पूरी तरीके से, कोई वो नहीं है, बदलाव नहीं है ना। जैसे हमने वो मूवी देखी थी 12th फेल, अगर आपने देखी होगी, तो उसमें उस जो एक्टर है, मैं उसका नाम भूल गया, उसका मैसी नाम है उसका, विक्रांत मैसी। उसका मैं इंटरव्यू सुनना था, तो उसने कहा कि मैं बहुत दिन मतलब सनलाइट में रहा ताकि मेरे पे वो टैनिंग आ जाए जी। मुझे लगता है उसका 100 गुना टैनिंग इस बच्चे पे अभी ऑलरेडी, और ये नेचुरल है नहीं है ना। ब्यूटिफिकेशन पे काम हो जाएगा, अब हो जाएगा, और राइट टाइम यही है। राइट टाइम को मे बी उस चीज का नेचुरली भी वो अंदर आ रहा है। तो मैं अंदर से खुश हूँ, तो ठीक है, जैसा हूँ वैसे ही बॉडी अपने आप रिफ्लेक्ट करके देगी। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये चीज बता कि जब फर्स्ट टाइम अब तेरा सिलेक्शन हुआ इस चीज में जी, तो तेरी मम्मी के क्या रिएक्शन थे? सर मतलब बहुत अच्छे से, मतलब पहले तो जब वो रिजल्ट मैंने अपने दोस्तों के साथ देखा, और मेरे दोस्त ने ही फोन पे वो देखा था, वो रिएक्शन वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, हमने बना के किसी ने यूट्यूब पे डाल दी, तो आज तक भी लोग देखते हैं। तो मतलब जब मुझे पता लगा तो अगले 10 मिनट तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर जब वो धीरे धीरे ऐसे सबका रोना धोना दोस्तों का हो गया साथ में मिलके, तो मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी कहीं दिल्ली में ही मेरे साथ रहती हैं, बट उस टाइम कहीं बाहर थी, तो मैंने उनको बताया, और वो भी दिन से वेट कर रही थी क्योंकि पता था कि रिजल्ट आने वाला है। तो बस बताया, और फिर वो विश्वास ना करना, और फिर वो खुशी के आंसू तो उस टाइम तो फोन पे ही व्यक्त हुए। फिर मैं तुरंत रूप से अपने दोस्तों को लेके अगले आधे घंटे में मम्मी के पास पहुंचा, और फिर मतलब वो मिलना जुलना, थोड़ा रोना, तो मतलब कांट बी डिफाइंड इन वर्ड्स, वो मोमेंट्स को, मतलब वो फीलिंग्स को, बट मतलब ऐसा वंस इन अ लाइफ टाइम वाली बात होती है वो सब। तो मतलब रियली ग्रेटफुल कि भगवान ने वो पॉसिबल बनाया, और फाइनली मतलब मम्मी को उतना लेवल तक मैं कुछ रिटर्न कर पा रहा हूँ। बहुत छोटी चीज़ है ये करना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे 1-2% भी जो मम्मी ने मेरे लिए किया, अगर उसका इस रूप से मैं उनको दे पा रहा हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा तू बार बार जो कह रहा है कि भगवान का शुक्रगुजार हो, भगवान को मानता है? बहुत अच्छे से मानता हूँ सर, क्योंकि आई थिंक वो एक इटर्नल फोर्स, मतलब मैं हमेशा इस चीज़ में डिफरेंशिएट करता हूँ। मतलब मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा एक आगे लेवल में जाके काम करती है, मैं उतना नहीं कर पाता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं बस एक वो एनर्जी पे विश्वास रखता हूँ कि हाँ कुछ तो फैक्टर है जो बाहर से काम कर रहा है और हमारे लिए सब पॉसिबल कर पा रहा है। बट मम्मी जितना प्रयास नहीं कर पाता हूँ भगवान को मानने में, लेकिन हाँ वो एक विश्वास है कि ऐसी एक एनर्जी है जो हमारे लिए काम कर रही है, तो हमेशा से उस पे मेरा विश्वास रहा है। तो उस विश्वास के लिए कुछ करता भी था, डेली पूजा वगैरह, या बस? नहीं, बट वो मन में हमेशा रहता था। ऑफ कोर्स वो 2 मिनट का हाथ जोड़ना नहाने के बाद वो तो यूजुअली रहता ही है। मम्मी उसको बड़ा ऐसे बहुत मन से फॉलो करती हैं, दिन की पूजा और जो भी उनके सारे व्रत रहते हैं हफ्ते भर के, या जो भी मम्मी करती हैं, वो तो उस लेवल का तो बिल्कुल नहीं। बट हाँ वो एक कांस्टेंट विश्वास कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मे बी आगे एक स्टेप ऐसा आएगा जब फिर से भगवान उसको ठीक करेंगे। तो वो एक विश्वास रहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, वो जब जब चीजें स्टार्स अलाइन करेंगे तो खुद ब खुद होगा, मैं बस अपने प्रयास कोशिश करता रहूंगा। तो हाँ वो विश्वास हमेशा से रहा है। और किसी ने कहा है कि आप खुद के लिए जो मांगते हैं वो चीज इतना जल्दी नहीं स्वीकार होती, जब आपके लिए कोई मांगता है तो जल्दी स्वीकार होती है। बहुत लोगों की दुआएं हैं साथ में सर, तो वो तो हमेशा से मैं उस पर भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लोगों के रूप में मुझे मिला है वो बहुत ज्यादा ऐसे मेरी सक्सेस में मैटर करता है। अच्छा अभी तेरा कोई ऐसा सपना है कि जो तुझे सोचा हो मन में तैयारी करते वक्त कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो गया उस दिन मैं ये काम करूंगा मम्मी के लिए या अपनी बहन के लिए? हाँ कुछ ऐसा सोचा हुआ जो बता सके? नहीं सर, मतलब कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं सोचा था। आई थिंक मतलब मेरे मन में हमेशा से ये था कि सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो एक बेहतर जिंदगी बस मम्मी को देनी है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस कर ली हैं वो, वहां पे उतने मतलब उस इकोनॉमिक सिचुएशन से कॉन्स्टेंटली ऐसे इंप्रूव करना, तो मैंने वो भी किया। मतलब जब एक बार मास्टर्स हो गया तो JRF क्लियर हो गया, तो ऑलरेडी एक बेटर सिचुएशन में आ गए कि एक स्टाइपेंड मिलने लगा था। मम्मी को मैं दिल्ली ले आया था, हम लोग दिल्ली में रह
रहे थे। तो वो एक कांस्टेंट ऐसे अपग्रेडेशन हुआ है। अच्छा, आप अपनी मम्मी को यहाँ दिल्ली लेके आ गए थे? जो जेएनयू में जो आप पीएचडी कर रहे थे उसमें में रह रहे हैं छतरपुर में, हमने एक 1 BHK फ्लैट रेंट पे ले रखा है जस्ट बिकॉज आई वाज गेटिंग अ स्टाइपेंड। तो वो कितना रुपए मिलता है महीने का? JRF का 37,000 मिलता है प्लस 10K फॉर HRA। तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है कि मतलब मैं उतना मेंटली फ्री हो पाया आफ्टर क्लियरिंग दैट JRF एग्जामिनेशन, और फिर मैं रिसर्च में भी साथ साथ इन्वॉल्व था और मैं अपनी ये प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो वो तभी पॉसिबल, मतलब मास्टर्स के टाइम पे मम्मी यूज्ड टू लिव इन कानपुर, मैं दिल्ली में अकेले रहता था। तो उन दोनों की कांस्टेंट टेंशंस कि मम्मी वहाँ क्या अकेली कर रही होंगी, मैं यहाँ अकेला क्या कर रहा हूँ। बट एक बार जब PhD ज्वाइन करी तो मम्मी फिर यहीं आ गई मेरे साथ, और हम लोग तब से 1-1.5 साल से साथ में ही रह रहे हैं। तो वो एक कांस्टेंट अपग्रेडेशन का माइंड में चीज थी, वो होना चाहिए। और अगर सिविल सर्विसेज नहीं भी होता तो एक बेहतर लाइफ उनको प्रोवाइड करना इज द ओनली थिंग आई हैव थॉट अपॉन, एंड आई थिंक अब तो वो पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, और देखो ये कितनी अच्छी और प्रैक्टिकल चीज है कि मतलब प्रॉपर अपग्रेडेशन होना चाहिए, यानी वो भी ख्वाब नहीं है कि फिल्मों वाले के बहुत एकदम से आसमान वाले, बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल जमीनी ख्वाब है। एक गरीब बच्चा जो सोच सकता है वो यही चीजें सोचता है, और ये जरूरी भी है जी। अच्छा, तेरी जो उम्र है, इस उम्र में तो बच्चा दूसरी तरफ भी ध्यान लेके जाता है? भाई इस उम्र में नहीं ध्यान लेके जाएंगे, फिर कब लेके जाएंगे? तो तूने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरह? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब कि मेरे इमोशंस नहीं रहे हैं। बट अगेन वो वाली चीज है, मैं भी सेल्फ कंट्रोल, मैं भी न किसी से ऐसे इमोशनली एटलीस्ट कनेक्टेड रहा हूँ। मेरे मन में भी वो सारे फीलिंग्स, एंड दैट्स मतलब मैं बड़ा उसमें थोड़ा ऐसे ओल्ड स्कूल टाइप हूँ कि हाँ एक ही पर्सन के से कनेक्टेड रहना है। तो मैं ऐसे डायरेक्टली कभी उस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहा। बट अगेन वो सब दिमाग में मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स वो सब रही हैं। बट अगेन उनको कंट्रोल करना जरूरी है। कई बार वो थोड़ा ऐसे मतलब हावी भी हो जाते थे, मतलब कई बार ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं कि जब आप सिर्फ वही ओवर थिंक कर रहे होते हैं। बट अगेन उसको मिनिमाइज करना, उसको कंट्रोल करना इज दी थिंग दैट यू नीड टू डू। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि कई लोग अगर उस चीज मतलब अगर रिलेशनशिप में भी हैं और वो उनके लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, तो मेरा तो वो भी थॉट रहता है कि इफ इट इज हेल्पिंग यू देन मतलब वो अगर आपके लिए कंट्रोल्ड है और वो आपको हेल्प कर रहा है, आपका पार्टनर या जो भी आपके साथ है, आपका फ्रेंड या जो भी है, वो अगर आपको हेल्प कर रहा है अपनी जर्नी में, तो प्लीज कंटिन्यू विद इट। मतलब वो आप मेंटली थोड़े से अगर उस चीज से भी स्टेबल हो पा रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग ओनली। तो मतलब मैं तो ऐसा ही विश्वास रखता हूँ। जो मैथ के क्वेश्चन देते हैं ना, तो हर क्वेश्चन का आंसर आता है और सटीक आंसर आता है। वो मुझे इसके सक्षम भाटिया जी के साथ लग रहा है कि हर सवाल का सटीक आंसर आने लग रहा है। ब्रिलियंट यार। अच्छा सक्षम, तेरा जो इंटरव्यू हुआ उसमें कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो बिल्कुल आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होते हैं, है ना, जिन्हें हम जनरल क्वेश्चन कहते हैं। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे सवाल जो तुझसे पूछे गए हो? हाँ, इस बार भी था और लास्ट ईयर भी था। मेरे दोनों बार सेम चेयरपर्सन रहे हैं, शीलवर्धन सिंह जो IPS ऑफिसर रहे हैं। तो मतलब बड़ा ही अच्छा मुझे उनसे इंटरेक्ट करके लास्ट ईयर भी लगा था। उनकी पर्सनालिटी बड़ी ऐसी मेस्मराइजिंग सी है, जिस तरह से वो बात करते हैं, एंगेज करते हैं। तो इस साल भी जैसे मैंने मेरी हॉबीज में लिखा था कि मेरे को गजल्स सुनना और गाना पसंद है, तो ही जस्ट रेड द लाइन, ओके सक्षम यू लाइक गजल्स, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट कंट्री म्यूजिक। अब वो पढ़े गजल और गए कंट्री म्यूजिक पे। कंट्री म्यूजिक मैंने कभी सुना भी, वो कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री का कोई ऐसे ट्रेडिशनल सॉन्ग टाइप है जो वो उनको पसंद है, तो वो उस पे चले गए। मुझे नहीं आइडिया था, तो मैंने कहा सॉरी सर, नो आइडिया। बोले ओके सो यू इवेंट हैवन हर्ड अबाउट, इफ यू आर अ म्यूजिक एंथुसियास्ट यू मस्ट हैव हर्ड सम टाइम अबाउट कंट्री म्यूजिक। मैंने कहा नो सर, आई एम हैविंग नो आइडिया अबाउट इट। फिर वो फोक म्यूजिक पे आ गए कि टेल मी समथिंग अबाउट फोक म्यूजिक। फिर मेरी जितनी उनसे बात हो पाई, बट ही हैड समथिंग बेटर टू बी टोल्ड। वहां पे उन्होंने मुझे बताया। तो मतलब ऐसी सारी सिचुएशंस वो लोग क्रिएट करेंगे टू जस्ट टेस्ट यू कि हाँ आप ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हो। तो आई वाज वेरी पॉजिटिव, मतलब वो मेरे इंटरव्यू का स्टार्ट ही था। आई जस्ट थैंक्ड हिम कि थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे से समझाया, और फिर हम बड़े पॉजिटिवली आगे बढ़े। तो ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं। ऐसे ही एक और मेंबर मुझे याद है, मेरा टॉपिक PhD का टॉपिक बांग्लादेश से रिलेटेड था, तो उस पर बात चल रही थी। तो ही वॉज टॉकिंग मी कि इंडिया का जो रोल था हमारे 1971 लिबरेशन वॉर में, जब बांग्लादेश की आज़ादी हुई पाकिस्तान से, तो हम फालतू में ही उसमें इन्वॉल्व हुए, हमारा क्यों ही उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो वो मुझे उस चीज़ को कन्विंस करना चाह रहे थे, बट आई वाज सेइंग कि नहीं सर, इंडिया के लिए ओवरऑल वो पॉजिटिव था। हम सिक्योरिटी वाइज बेटर हुए, हमारा ग्लोबल में एक रिकॉग्निशन हुआ कि इंडिया कैन ऑल्सो डू समथिंग विदाउट सपोर्ट ऑफ USSR, या USSR ने तो चलो ठीक है, बाकी US के सपोर्ट के बिना भी हम कुछ कर सकते हैं। तो वो सारा, तो मैं उनको कन्विंस कर रहा था, बट ही वाज नॉट रेडी। बोले चाइना ने भी बोला है इंडिया फालतू में घुसा था, और ऐसे सब ही वाज जस्ट
टेस्टिंग मी कि मैं कितने लेवल तक अपने आप को होल्ड कर पा रहा हूँ। एंड फाइनली ऑल्सो मतलब वो 3-4 राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के बाद भी मैं अपने उस पे हो रहा है, एंड फाइनली दैट एंडेड। तो आई थिंक, और लास्ट इंटरव्यू में भी ऐसी क्रिकेट पे हुआ था। क्या? एक मेंबर ने मतलब क्रिकेट में मेरा ड्राफ्ट में मेंशन था, तो उन्होंने क्रिकेट को आईआर से जोड़ के पूछा कि ये जो हमारा आईपीएल का इनिशिएटिव है, इसमें बस हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट है और दूसरा हम छोटे कंट्रीज के प्लेयर्स को लाते हैं और उससे इंडियन बिजनेस कंपनीज को फायदा होता है। दे जस्ट वांट टू प्ले देम कि हमारा मतलब जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनको हेल्प मिल सके उनके टैलेंट के थ्रू। तो यही, जैसे अफगानिस्तान से हम प्लेयर्स को लाते हैं, आईपीएल में खिलवाते हैं और हम उससे बेनिफिट करते हैं। तो ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी ऑन दैट। आई सेड नो सर, इवन दोज प्लेयर्स गेट रिकॉग्निशन, दे गेट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू प्रूव देयर टैलेंट। तो वो भी एक आईपीएल का मकसद है, ऑफ कोर्स नॉट इग्नोरिंग द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द गेम। तो इस तरह से मतलब हमेशा से दे वांट टू टेस्ट कि आप कितना चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, एंड ऑल्सो होल्डिंग ऑन योर ओन लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, नॉट जस्ट गेटिंग कन्विंस्ड वेरी सून बाय व्हाट, इवन हो सकता है वो कभी सही भी बोल रहे हो, तो आपको अपनी लाइन को सबसाइड करके उनके साथ अग्री भी करना चाहिए। ओके सर, आई थिंक यू आर राइट हियर एंड आई वाज मिसिंग दिस पॉइंट। और अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो प्लीज आपको अपने आप को होल्ड भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों इंटरव्यूज में हुआ। प्रेशर लाइक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। श्रीवर्धन सिंह को सर को स्पेशली फिलॉसफी बड़ी पसंद है, तो वो हर चीज को फिलॉसफी से जोड़ते हैं। जैसे इस बार भी ये वर्चुअल अवतार और वर्चुअल रियलिटी को उन्होंने फिलॉसफी से जोड़ा कि अगर आपका वर्चुअल अवतार है और वो मर जाता है तो आपको दुख होगा या नहीं। तो इस तरह की सारी चीजें उनको बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो अब ये सारी चीजें कभी प्रिडिक्ट हो ही नहीं सकती। इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू हैंडल द सिचुएशन देयर, एंड आई थिंक आई वाज एबल टू डू इट वेल दिस टाइम, और इसी वजह से वो स्कोर इंप्रूव हो पाया। 201। यस सर। नाइस। अच्छा, कितनी देर चलता है आपका इंटरव्यू? यूजुअली 27-28 मिनट, दोनों बार इतना ही हुआ है। और लास्ट टाइम 190 171 थे। अच्छा 171 थे, इस बार 201। तो इस बार जो मार्क्स बढ़े, कुछ लगा आपको चेंज के? आपने कुछ किसी चीज में बहुत अच्छा जवाब दिया? कुछ चेंजेस थे। एक तो मेरा लास्ट टाइम इंटरव्यू 2 अप्रैल को आया था, इन माय लास्ट वीक जो इंटरव्यू शेड्यूल था, तो बड़े सारे मॉक्स दे दिए थे। करोल बाग जाता था, एक दिन में 2-3 मॉक्स दे के आता था कि जो जाने की यूटिलिटी है वो पूरी हो जाए, जो ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहा हूँ उसका वो निकल आए, मतलब आउटपुट निकल आए। बट आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे। मैंने पिछले साल लगभग 30 से प्लस मॉक्स दे दिए होंगे। तो इन दैट प्रोसेस मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अपने आप को खो दिया था। मेरी पर्सनालिटी जो थी वो इम्पोज्ड हो गई थी बाय द फीडबैक्स आई गॉट। मतलब ऐसा नहीं है कि फीडबैक्स सही नहीं होते हैं, बट उन प्रोसेस में अगर आप अपने आप को ही खो देंगे तो फिर उसका कोई पर्पस नहीं है। पर्सनालिटी टेस्ट है ही इसलिए कि वो आपकी पर्सनालिटी को जान पाए, ना कि किसी और ने आपकी पर्सनालिटी में क्या फीडबैक्स दिए हैं उसको जानने के लिए वो लोग नहीं बैठे हैं। तो वो सारी चीजें जब मैं वहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था, उसमें मैं थोड़ा मतलब थोड़ा सा स्लाइट नर्वस था, थोड़ा सा कम इंटरैक्टिव था। मैं ऐसे करके बैठा था, मैं अपने हैंड मूवमेंट्स नहीं कर रहा था। इस साल मेरा इंटरव्यू था ही 8 जनवरी को, 22 दिसंबर को। इस बार कोई मॉक नहीं दिया इंटरव्यू का? मैं बता रहा हूँ, 22 दिसंबर को इंटरव्यू की लिस्ट आई, 8 जनवरी को मेरा मॉक था। तो 2 ही मॉक्स दे पाया, इतने टाइम में वही पॉसिबल था। जो इंटरव्यू की तैयारी हुई वो मेरे पीएचडी में जो मेरे साथ लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ बस सुबह जेएनयू चला जाता था, अपने नोट्स पढ़ता था और फिर उनसे इंटरेक्शन कर लेता था। दे यूज्ड टू आस्क मी कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा तो क्या जवाब होगा, ये क्या होगा। बेसिकली डिस्कशन विद माय फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रिपरेशन दिस टाइम फॉर मी। और उसी के साथ मैं इंटरव्यू में गया, बीइंग वेरी नेचुरल ऑन माई सेल्फ। मतलब जितना ऐसे हैंड मूवमेंट्स हो रहे थे, जितना आई एंगेजमेंट्स हो रहे थे, तो मैं हमेशा जो भी मुझसे पूछता है, मैं एक इवेंट को जरूर डिस्क्राइब करता हूँ कि द रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन स्टूड फॉर सम टाइम फ्रॉम हिज चेयर। जब दूसरे मेंबर मुझसे बात कर रहे थे और उनकी ही चेयर के पीछे एक टेबल होती है जहाँ उनके लिए कॉफी और वो सब रखा होता है, तो वो कुछ अपने लिए पोर कर रहे थे और उस टाइम भी मेरा उनसे आई कॉन्टैक्ट 1 सेकंड को हुआ था कि वो मुझे देख रहे थे और मैंने उस टाइम उनको देख लिया था। सो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव थिंग ओनली कि वो काम करते हुए भी अगर मुझे सुन पा रहे हैं या मुझसे एंगेज कर पा रहे हैं, तो आई थिंक मैं कुछ तो सही कर रहा था उस बात। तो वो पॉजिटिव चीजें, ये हैंड मूवमेंट्स, बीइंग नेचुरल, बीइंग माई सेल्फ, ज्यादा इन सारी चीजों पे अगर हम ध्यान देते हैं कि हमारी बॉडी कैसी है, ये कैसी है, तो आई थिंक हमारे फिर वो थॉट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं और हम उस पे ही सोचते रह जाते हैं। तो ये सारे छोटे मोटे चीजें थी, चेंजेस थी। बाकी आई थिंक इंटरव्यू की टाइमिंग भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, मेरी पीएचडी टॉपिक पे बात होना भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो लॉट ऑफ फैक्टर्स विच हेल्प मी टू इम्प्रूव माय नॉलेज। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अपने लिए थोड़ा समय निकालें। मतलब ऐसे एकदम ही रोबोट नहीं बन जाना है पूरी प्रोसेस। आप निकालते थे अपने? बिल्कुल निकालता था। तो ये गजल सुनते थे? हाँ बिल्कुल, मैं रेगुलर लिसनर और फॉलोअर रहा हूँ। मतलब ये शौक मम्मी से, मतलब पापा से मम्मी को आया और मम्मी से मुझ में फॉलो हुआ, तो आई थिंक इट्स अ लेगेसी कंटिन्यूइंग, और मैं भी उसका शौकीन रहा। तो
अच्छी चीज है, जो है वही फिर उसमें अपने हॉबी में। जी जी। तो रक्षम, सच में मुझे बहुत प्राउड हो रहा है जी। तुझसे बात करके। अरे नहीं, बड़ा अच्छा है सर। अच्छा सक्षम, आपने यूपीएससी का मन में आया कब? जैसे आप बीएससी कर रहे थे तो कब आपको लगा कि यार चलो अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं? स्टार्ट कहाँ से होता है फिर ये? तो बेसिकली ये मेरे स्कूल से ही मेरे मन में आना शुरू हो गया था जब मैं 11वीं 12वीं में था। मतलब यूं तो कुछ ऐसे सर्टेनली कुछ ऐसा नहीं था 10th तक डिसाइडेड कि डॉक्टर भी बन सकते हैं या इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसा सब जैसे कि हर एक विद्यार्थी के मन में वो सारे डाउट्स रहते हैं कि आगे क्या करना है, तो मेरे भी सिमिलर था। बट 10 तक आते आते 11 तक आते आते रियलाइज हो गया था कि बायोलॉजी पसंद नहीं है तो ऑफकोर्स डॉक्टर तो नहीं चल पाएगा। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, बट अगेन मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज एक बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जिस एक्सपीरियंसेस से मैं अपनी जर्नी में गुजरा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स का हल करने का जो एक मतलब अंदर एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा था, आई थिंक द सिविल सर्विसेज बिकम्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कम एंड हेल्प अदर्स, कि उनको जो समस्याएं हैं उसको हम थोड़ा सा आसान बना सकें। तो वहाँ से वो बातें मन में आना शुरू हुई और 11वीं 12वीं में वो डिसीजन लिया। फिर ग्रेजुएशन के दौरान ही थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। तो आई थिंक उसी टाइम से मन में तो था, एंड फिर उसको फाइनली जाके अब 2025 में पूरा किया। अच्छा सक्षम, अगर हम बात करते हैं आपकी तैयारी को लेकर, जब आपने तैयारी बिल्कुल स्टार्ट करी तो कैसे स्टार्ट करी? जी। मतलब कोई एक नया एस्पिरेंट अगर अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहता है तो उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि व्हाट कुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी? जी, तो आई थिंक जैसे मैंने स्टार्ट करी वैसे नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपनी लर्निंग्स जो है वो सबको बताऊंगा, ताकि जो मैंने गलतियां करी वो और लोग ना करें। तो बेसिकली मेरा आइडिया क्या था कि जब मैंने स्कूल में अपनी एजुकेशन पूरी कर ली और मैं कानपुर में शिफ्ट हुआ, तो आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब मैंने सोचा कि अपने ग्रेजुएशन करूंगा और साथ साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वहीं पे ही, मतलब आई हैव दैट फीलिंग कि मतलब एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वाले अटेम्प्ट में आई विल गेट अ रैंक। तो वो ऐसे उस तरह की चीजें मन में चलती थी, आई थिंक सबके लिए वैसे ही चलता है, बट इट डज नॉट हैपन। मतलब आई वुड से कि नो कोचिंग कैन गेट यू अ रैंक, इट इज यू ओनली। जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे तो आपकी रैंक तो नहीं आने वाली है। मतलब शायद प्रीलिम्स निकल जाए या मेंस हो जाए, बट रैंक तक पहुंचना इज जस्ट बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, योर कंप्लीशन ऑफ थिंग्स। तो वही मैंने एक कोचिंग अकेडमी जरूर कानपुर में ज्वाइन करी थी, बट आई डोंट थिंक कि वो एक बेस्ट तरीका है, खासकर ग्रेजुएशन की इनिशियल फेजेस में। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जब आप ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तो आपको अपनी कॉलेज लाइफ पे ध्यान देना है, एटलीस्ट फॉर 1.5 2 years, कि आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है वो तभी आएगा जब आप कॉलेज में ना सिर्फ पढ़ाई पे बल्कि डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट कैन बी डिबेटिंग, दैट कैन बी सिंगिंग, दैट कैन बी डांसिंग, दैट कैन बी लीडरशिप थिंग्स, कि आपको कुछ इलेक्शन लड़ना है तो प्लीज करिए उसको। ये एग्जामिनेशन ही ऐसा है कि आपके नॉलेज से लेके, आपके अंडरस्टैंडिंग से लेके, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी स्किल्स, सब कुछ टेस्ट होने वाला है अलग अलग फेजेस में। तो तैयारी वैसे ही करनी है, नॉट जस्ट बिकमिंग अ बुक वॉर्म या बुक्स का कीड़ा नहीं बनना है, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी टू। तो आइडियल वेज, जब आप अपना ग्रेजुएशन ज्वाइन कर रहे हैं तो शुरुआत के 1.5 साल थोड़ा एंजॉय करिए, कॉलेज के एजुकेशन को पूरा करें। मतलब नॉट इग्नोरिंग कि बस हाँ कॉलेज को छोड़ दिया अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो नहीं होने वाला। फिर आप जब 3rd ईयर में आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपका पहला सीरियस अटेम्प्ट, यू जस्ट वांट टू अपीयर एट द एज ऑफ 21, तो आपको 3rd ईयर में थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, अपना सिलेबस को उठाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है किसी कोचिंग की जरूरत है तो उसको ज्वाइन करिए, नहीं लगता है तो फिर सेल्फ से बहुत सारे रिसोर्सेज मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, सब कुछ आज तो ऑनलाइन ने सब इतना आसान कर दिया है। एक कॉल पे दिल्ली से आपको सब चीजें डिलीवर हो सकती हैं, सारे फोटोकॉपी शॉप्स आपको मटेरियल बेच सकते हैं। तो इट हैज बिकम वेरी इजी, इट्स जस्ट अबाउट सॉर्टिंग द थिंग्स आउट एंड वर्किंग ऑन योर प्लान। तो आई थिंक द बेस्ट आइडियल वे इज कि आप 3rd ईयर या 2nd ईयर के, मतलब ऐसे जब खत्म होने वाला हो तब से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, और फिर जो रेगुलर चीजें करनी होती है जो मैं आगे बता दूंगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ना होता है। तो दिस इज द आइडियल वे ऑफ प्रिपेयरिंग, कि जब आपको अटेम्प्ट देना है उससे 1 साल पहले से आप अपनी तैयारी सीरियसली स्टार्ट करें एंड वर्क ऑन कंप्लीशन ऑफ द थिंग्स। तो दिस इज द आइडियल वे टू बी। सक्षम, आजकल जैसे जमाना चेंज हो गया, आजकल ऑनलाइन कोचिंग्स हमारे मार्केट में बहुत है, आपने भी कहा कि सब कुछ अवेलेबल है, तो आप एक स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे कि व्हाट कुड बी द बेस्ट? कई बच्चे सोचते हैं, और खासकर मैं उन पेरेंट्स की बात करूंगा, उन बच्चों की बात करूंगा जो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ तैयारी का एक ही मात्र असूल है कि आप दिल्ली आइएगा, दिल्ली में आप ज्वाइन करें किसी ऑफलाइन कोचिंग को, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? क्या आज की डेट में ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग की अगर हम बात करते हैं तो उन दोनों में मतलब किस तरीके से सुटेबिलिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है?
तो देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको ये डिसीजन लेना है कम्प्लीटली बेस्ड इन व्हाट सिचुएशन यू आर राइट नाउ। जब मैं दिल्ली आया, जेएनयू में आया, तो मतलब मामूली तौर पे मुझे भी फिर करोल बाग इतना कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। बट उस टाइम भी मैंने जितने मुझे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने थे मैंने ज्वाइन किए, जेएनयू की लाइब्रेरी से बैठ के काम किया। फिर जब टेस्ट सीरीज देने जाना होता था तो मैं करोल बाग ज़रूर चला जाता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली में आके ही तैयारी होगी। इट्स अबाउट कि आपको अगर घर पे बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, आपके लिए सब चीज़ें हो रही हैं, आपके पेरेंट्स सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो प्लीज़ स्टे एट होम। देयर इज़ नो बेस्ट ऑप्शन अदर देन स्टेइंग एट होम एंड प्रिपेयरिंग पीसफुली। क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, हज़ार तरीके के लोग मिलेंगे, टेंशन्स देंगे कि ये किया नहीं किया। तो एक पीस ऑफ माइंड भी बड़ा ज़रूरी है इस तैयारी में। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में ये भी नहीं करना है कि आप कुछ लोगों से मतलब ऐसे कंपैरिजन ना करके पीछे छूट जा रहे हैं। राइट। तो हाँ, एक बेसिक लेवल ऑफ आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। वो आपको जो माध्यम ठीक लग रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति जो अलाउ कर रही है, उस हिसाब से डिसीजन लेने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप करोल बाग जाके महीने के 20,000 रहने खाने में दे के और वहां पे कोई कोचिंग ज्वाइन करके रह सकते हैं तो प्लीज डू इट। मतलब वहां से भी इक्वली सिलेक्शंस होते हैं और घर बैठ के भी लोग कर ही लेते हैं। तो इट्स जस्ट बेस्ड कि आपका मन क्या कह रहा है एंड हाउ मच डू यू नीड द थिंग दैट यू आर मतलब थिंकिंग फॉर। तो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू टेक इट। बिल्कुल। इस सक्षम आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज से तैयारी करी सपोज, तो बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन रिसोर्सेज में ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो हमें काफी फायदा करते हैं हमारी प्रिपरेशन के दरमियान? सी मतलब ऑनलाइन इस थोड़ा सा कन्वीनियंस मिल जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इट्स ऑल्सो थिंग कि मतलब ऑनलाइन के फिर नुकसान भी हो सकते हैं कि मतलब प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे, रोज के 100 PDF शेयर हो जाते हैं। तो दोनों के फायदे नुकसान हैं। इफ यू आर सॉर्टेड इन योर माइंड कि हाँ मेरे को यही रिसोर्स यूज करना है, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज। जैसे कि पहली बात कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दूसरी बात आपका खर्चा कम हो रहा है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, ट्रैवलिंग टाइम कम यूज हो रहा है। तो ये सारे फायदे तो हैं ही। बट अगेन यू नीड टू मतलब प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम मतलब यूजिंग टू मच थिंग्स, गिविंग टू मच एनर्जी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्लास में जाके चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग वो करने लगते हैं, तो टारगेट्स मिस हो जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ बहुत कुछ लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो पाता है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। Exactly. तो मतलब इट्स सी मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ऑनलाइन ही फायदेमंद है, बट ऑनलाइन या ऑफलाइन का सही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज द थिंग दैट नीड्स टू बी डन। एग्जैक्टली। सक्षम, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे। होता क्या है कि आजकल बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ते हैं और घर बैठकर पढ़ाई करते हैं तो आई थिंक बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस वो फील करते हैं। और कई बार मैंने देखा है कई बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई के टाइम पे ही सारे काम उनको याद आएंगे कि मम्मी ने ये बोला था, ये लाना था, वो लाना था। तो ऐसे केस में बच्चा अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करे? और खासकर एक डिस्ट्रैक्शन और मैं ऐड करना चाहूंगा, आप भी यंग हैं अभी, सोशल मीडिया का, जहां पर आपके दोस्त ने कोई रील भेज दिया आपको, बाय लकली आप पढ़ रहे थे, आपने 5 मिनट के लिए मोबाइल लिया अपना मूड फ्रेश करने के लिए, पता लगा वो 5 मिनट कब आधा घंटे में तब्दील हो गए। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? जी, तो देखिए बहुत आम बात है कि जब आप कुछ सीरियस काम करने बैठेंगे तो 10 तरीके के डिस्ट्रैक्शंस आने वाले हैं, हर बार आएंगे। मेरे साथ भी आते थे, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं जेएनयू में हूँ, चाहे मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहने वाले हैं। इट्स जस्ट अबाउट कि आप कैसे हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं 2023 का प्रीलिम्स देने वाला था तो मेरे आखिरी का सेमेस्टर चल रहा था मेरे मास्टर्स का, मैं जेएनयू की लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। तो ईच ऑफ माई मतलब जो मेरा क्लोज सर्कल था 5 लोगों का, वो उसमें से हर किसी इंसान को पता था कि जब सक्षम का मन होगा तभी वो लाइब्रेरी से उठ के आएगा। मतलब नन ऑफ देम हैड दैट थिंग कि वो मुझे आके वहां से उठा सके। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो लोग, क्योंकि दोस्तों के बीच में एक वो लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी होती है कि आए मेरे पास और मुझे उठा के ले जाए, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो लोग उस बात को समझने लगे थे कि वो उसकी विल है कि कब वो उठेगा। तो आई थिंक यू नीड टू हैव दैट विल व्हाइल डूइंग द थिंग्स कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सके। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग, मतलब इवन फॉर सोशल मीडिया। तो मैं एग्जाम के दौरान भी ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया से पूरी तरह कट जाता था। मतलब आई यूज्ड टू हैव माई व्हाट्सएप, मैं कभी कभी इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करता था, बट दैट वाज वेरी मच कंट्रोल्ड बाय माई सेल्फ कि अगर मैं दिन के आखिरी मतलब सोने जा रहा हूं और मेरा मन हो रहा है कि मैं एक बार इंस्टाग्राम देख लूं, तो शायद वो 10-15 मिनट का ही समय होता था कि हाँ मतलब वो जो अर्ज आ रही है अंदर से वो सेटिस्फाई भी हो जाए एंड आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम ऑल्सो। तो मतलब ये बड़ा ऐसे कंसाइजली बोला जा सकता है कि इट इज
you who should be controlling the environment, not the environment controlling you. तो मतलब उसका जब आप उतनी मेच्योरिटी तक पहुंच जाएंगे तो आई थिंक ये डिस्ट्रैक्शंस मैटर भी नहीं करेंगे. सिमिलरली हैपेंस विद होम इन्वायरमेंट ऑल्सो. मतलब मुझे घर में 10 तरीके के काम आते थे. मैं घर में ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कुछ चीज़ें हो जाता था क्योंकि मम्मी ही होती थी साथ में. तो अब ये जैसे अनअवॉइडेबल्स हैं तो इसको आप नहीं टाल सकते. अब जब आपको लगता है कि आपकी कहीं पे बहुत ज़रूरत है तो ऑफ कोर्स यू नीड टू बी, बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल एट द लास्ट, वी नीड टू बी ऑल्सो प्रेजेंट जहाँ पे हमारी ज़रूरत है. तो फिर वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, वो आपका मतलब अनअवॉइडेबल सी चीज है. तो उसका टाइम आपको फिर आगे कभी अगले दिन में किसी स्लॉट में निकालना पड़ेगा एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक यू आर नॉट सीरियस इनफ. तो मतलब वी नीड टू मैनेज द थिंग्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टाइम एंड सेकेंडली मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शंस बेस्ड ऑन आवर विल पावर. ओके, सो सक्षम, अब हम आते हैं थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन को लेकर. आपने अपना जैसे कि बताया ग्रेजुएशन में आपने स्टार्ट करा, सब कुछ आपने बताया कि इनिशियल फेज में कैसे स्टूडेंट्स अपने आप को कैटर करें. तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, प्री और मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो किन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम तैयारी एज एन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो क्या फैक्टर्स हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए? ठीक है, पहले नहीं करने चाहिए पे बात कर लेता हूँ क्योंकि वो बहुत क्लियर होने चाहिए. करने वालों से पहले पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है. एक तो रिसोर्सेज को बड़ा लिमिट रखने की ज़रूरत है. ठीक है, कि हर रोज़ नए रिसोर्सेज दिखते जाते हैं. टेलीग्राम ग्रुप पे बड़ी कॉमन है, मैंने भी सेम गलतियां करी हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि हर रोज हमें रिसोर्सेज नहीं दिखते हैं तो हम उसको खोल लेते हैं, एक बार पढ़ भी लेते हैं, लेकिन फिर वो कभी दोबारा अपने हाथ में आने नहीं वाला होता. तो दिस इज जस्ट चेजिंग टू मेनी थिंग्स फॉर वेरी लेस आउटपुट, है ना. तो ये जब मिस्टेक होती है तो ये जस्ट टेंड ऑन वेस्टिंग योर टाइम एंड नो आउटपुट कम्स, मतलब नो रियल आउटपुट आता है उसके बाहर. तो एक तो ये गलती हो गई. दूसरा आई थिंक अपनी नॉर्मल टारगेट्स को टाल देना कि ये सब्जेक्ट तो अभी लेस इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में कर लेंगे. वो बाद वाला समय कभी लौट के आता नहीं है और वो चीज़ें फिर छूटी की छूटी रह जाती हैं. जैसे मेरे केस में एंशिएंट मिडीवल इज द थिंग जो मैं हमेशा टालता था और वो कभी पूरा हुआ नहीं. आज तक भी आई एम नॉट वर्दी इनफ कि मैं किसी को एंशिएंट मिडीवल में गाइड कर पाऊँ क्योंकि मैंने ही कभी उसको ढंग से नहीं किया. तो टेलिंग वेरी ऑनेस्टली, बट अगर करता तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में और नंबर आ जाते हैं, GS1 में थोड़े से और नंबर खिंच जाते हैं. तो मतलब यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि जब आप कोई अपने टारगेट्स बना रहे हो तो उनको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएं, उनको टालें ना, क्योंकि वो बाद वाला समय कभी अपने हाथ में होता नहीं है और बहुत काम होते हैं उस समय में करने के लिए. तो जो आज हो सके उसको कर दे. ठीक है. दूसरी चीज ये. तीसरा आई वुड से मतलब कि थोड़ी यही जो डिस्ट्रैक्शंस पे हमने बात किया, मतलब कंसिस्टेंसी को मैक्सिमम करना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं करेंगे और मतलब परसिस्टेंस नहीं रहेगी, दिन ब दिन वेस्ट होता जाएगा, तो फिर वही कि चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एग्जामिनेशन है. और अगर हम थोड़े बहुत भी अगर कंसिस्टेंसी से मिस होते हैं, मान लीजिए 10 दिन, तो फिर वो अगले 10 दिन हम प्रेशराइज रहते हैं, तो वो पूरा ऐसे मेंटल पीस खराब हो जाता है. तो आई थिंक कि परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी ये मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है. अब करने वाली चीज़ों पे आई वुड से कि एक तो चीज़ों को प्लान्ड करना पड़ेगा, मतलब कि किस मंथ में आप क्या काम कर रहे होगे वो टारगेट्स फिक्स करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे कोई अगले साल 2026 मतलब 24 मई को अगले साल का पेपर है, तो उसको अगर प्लान कर रहा है तो आई वुड से अगर 1 जून से हम प्लानिंग कर रहे हैं तो अगले 4 से 6 महीने यानी नवंबर दिसंबर तक का हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा मीन्स और ऑप्शनल खत्म हो विद नोट मेकिंग, विद PYQ आंसर राइटिंग. अगर कुछ टेस्ट देने हैं तो दे सकते हैं, बाकी मुझे लगता है PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो तीसरा ना करने वाली बात है, PYQs को इग्नोर करना हो जाएगा, जो वहाँ पे मैंने बोला कि PYQs को इग्नोर नहीं करना है एनी कॉस्ट. अगेन मेरी ये मिस्टेक थी कि मैं 23 वाले अटेम्प्ट में PYQs ढंग से नहीं करके गया था. 24 वाले में उतना समय ही नहीं मिला मेंस के दौरान कि मैं PYQs को लिख पाऊँ, तो बस ब्रेनस्टॉर्म कर लिया था. बट ये जो 4-6 महीने का वक्त है, अगर इस पे कोई इंसान अगर सिर्फ PYQs पे भी काम कर ले तो आई थिंक ही वुड बी बेटर, मतलब ही वुड बी अहेड देन एटलीस्ट 60-70% पॉपुलेशन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. जो भी एक्सपीरियंस है उनसे वो 60-70% से तो आगे चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि हम इनर्शिया होता है हमारे अंदर कि अभी PYQs देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, प्रीलिम्स मेंस के बीच में कर लेंगे. तो ऐसे करते करते समय दोबारा आता नहीं है, मिलता ही नहीं है. फिर आप मॉक्स पे ध्यान देंगे, अपनी स्पीड को इंप्रूव करने पे ध्यान देंगे, PYQs का एनालिसिस रह जा रहा है. राइट. तो अगले 4 से 6 महीने में बेसिकली बेसिक कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, then reading the notes properly, then forming your own notes and doing the PYQs, answer writing or even brainstorming.
तो अब मैं आंसर राइटिंग का भी बता देता हूँ कि आंसर राइटिंग में हमें लगता है कि टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आई वुड से कि अभी टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन भी करे तब भी चलेगा। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, तो उसका मैक्सिमम आउटपुट मिल पाता है, क्योंकि हम बड़े सीरियस होते हैं, सिर्फ मेंस पे ध्यान दे रहे होते हैं। यहाँ भी 2 तरीके की टेंशन्स होती हैं, प्रीलिम्स भी करना है, मेंस भी करना है, तो उतना आउटपुट नहीं आ पाता है। फिर सेकेंडली, अगर मेंस की टेस्ट सीरीज के हिसाब से शेड्यूल से काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है एक सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि अभी इसका 10 दिन बाद इसका टेस्ट देना है, तो दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा उस हिसाब से। मतलब शायद आप बाद में टेस्ट कर लिखने का मन ना हो तो वो सब्जेक्ट तो छूट जाएगा। राइट। तो इससे अच्छा है कि अभी अपने सब्जेक्ट बेस्ड टारगेट्स रखें, उसके पीवाईक्यूज लिख लें। पीवाईक्यूज लिख लिए तो गूगल कर लीजिए उसका एक क्वेश्चन, और 3-4 कोचिंग अकेडमीज के मॉडल आंसर्स आ गए। सेल्फ इवैल्यूएट भी खुद कर सकते हैं, आपके आंसर में क्या कमी थी वो बता देगा। मतलब किसी को जरूरी नहीं है कि पैसा देके ही अपना इवैल्यूएट कराना है, अपने दोस्तों को दिखा दीजिए। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू गेट द इवैल्यूएशन डन फॉर दिस पीरियड। ऐसे ही ऑप्शनल में भी करना है, तो साइमल्टेनियसली डूइंग दिस थिंग्स फॉर नेक्स्ट 4 to 6 months विल हेल्प यू क्लियर योर मेंस के जो ओवरलैपिंग प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं वो साथ साथ कवर होते ही जाएंगे, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब आप मेंस में पढ़ते हैं, तो साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में कुछ अलग ही करके सेक्शनल्स लगा सकते हैं, पीवाईक्यूज एनालिसिस प्रीलिम्स का भी करना पड़ेगा। फिर जनवरी तक आते आते आप कंप्लीट शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स प्रीलिम्स, एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर जैसे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करिए, एंड देन फिर पूरा प्रीलिम्स मोड में आ जाइए। तो आई थिंक दिस इज द आइडियल वे टू बी। ओके, सक्षम, काफी अच्छा आपने पूरा प्रोसेस बताया। अब मैं थोड़ा प्रोसेस को ब्रेक करता हूँ। सपोज आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करना शुरू करा और पेपर हमारा जून का साइकिल स्टार्ट हो गया, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो बच्चे को पढ़ना कैसे है? सबसे पहले तो पढ़ना कैसे है, मतलब अगर हम जो ओवरलैपिंग सिलेबस की बात कर रहे हैं, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, तो कैसे अप्रोच करें सबसे पहले, और क्या रिसोर्सेस हमें थोड़े से फॉलो करने चाहिए? आप थोड़ा गाइड करें उसके बारे में। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हम जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेजर ध्यान तो अभी मेंस पे देना है अगले 4-6 महीने, बट प्रीलिम्स को साथ साथ चलाना है एटलीस्ट फॉर दी ओवरलैपिंग सब्जेक्ट। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल कि मान लेते हैं कि 45 दिन का डिवीजन कर देते हैं, सो 45 days दैट वुड बी अराउंड 6 months टाइम। तो अगले 6 months नवंबर तक पूरे हो रहे होंगे, तो जून से लेके नवंबर तक का 40-45 days का पीरियड रख लेते हैं। 45 days फॉर ईच जीएस एंड अ पार्ट ऑफ ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल के भी 2 पेपर्स होते हैं और हर एक में एक पार्ट होता है, 1A 1B 2A 2B। तो GS पेपर 1 plus 1A in your first 45 days, GS पेपर 2 plus 1B and simultaneously for the all 45 days। तो इस तरह से 6 महीने में आप 45 दिनों में क्या करना है कि आपको अपना रिसोर्स डिसाइड करके उसको पढ़ना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके अपने एक बेसिक नोट्स बना लेने हैं। अब अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल्ड हैं तो वो आपकी क्लासेस आप ले रहे होंगे, तो वो आपके हैंड रिटन जो क्लास के रनिंग नोट्स हो रहे होंगे वो आपके मतलब फाइनल नोट्स नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ आप पढ़ के आ रहे हैं, तो उसके बाद उसका एक रिवीजन करेंगे और फटाफट अपने एक बेसिक मतलब उसका ऐसे जैसे 200 पेजेस के वो नोट्स है, तो कोशिश करें उसको 70-80 में ले आए ताकि थोड़ा सा रिवीजन आसान हो जाए। फिर जब प्रीलिम्स मेंस के बीच में पढ़ रहे होंगे तो वो 70-80 भी 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट आई वुड से कि एक बेसिक लेवल ऑफ नोट मेकिंग अभी होनी चाहिए, भले आप क्लासेस भी करके आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोशिश करें कि उसको अपने रिसोर्सेज अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ एस्पिरेंट्स के लिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल न्यू जो बिगिनर्स होते हैं बच्चे। सबसे पहले तो ये पूछना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सर पढ़ना क्या होता है? हाँ, ये आप थोड़ा बताएं। तो आप प्रीलिम्स का पूछ रहे हैं, मेंस का दोनों का, प्री और मेंस का। तो मान लीजिए हमने अभी GS1 का अगर हम मेंस का हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने हिस्ट्री पढ़ के खत्म करी हफ्ते 10 दिन में। ठीक है, अब आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो आप उठाइए प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज, कोई भी कंपाइलेशन ले लीजिए, टॉपिक वाइज बुक ले लीजिए और उसके प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज सॉल्व करिए। ठीक है, एक तो आपकी इससे अंडरस्टैंडिंग लेवल टेस्ट हो जाएगी। राइट। दूसरा काम क्या करना है, सिर्फ उसके आंसर टिक करके आगे नहीं बढ़ने जाना है। उसका फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया है और उसका एक ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने सुना ही नहीं था, तो एक बार बेसिक गूगल कर लीजिए, तो दिस विल हेल्प यू एनालाइजिंग द ऑप्शंस एज वेल। और कई बार ऐसे होता है, बड़ा ज्यादा होता है साइंस टेक एनवायरनमेंट के पीवाईक्यूज में कि एक स्पेसिफिक ऑप्शन अगली बार का सवाल बन के आता है। ऐसा कई बार हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इस चीज की एनालिसिस करके यूट्यूब पर भी डाल भी रखा है, जो होता है ना कि ट्रेंड्स इन यूपीएससी की क्या ट्रेंड चल रहे हैं, तो यही सारी है। अगर आपका वो एनालिसिस लेवल डेवलप हो जाएगा कि आपने एक बेसिक सिर्फ गूगल किया, उसका विकिपीडिया पेज खोल के पहली लाइन ही पढ़ ली, तो हो सकता है वो आपके पेरिफेरल नॉलेज में रह जाए, या आपके नोट्स में अगर आपने एक वर्ड लिख लिया तो मे बी वो अगली बार का बन के आएगा।
क्वेश्चन आएगा और आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है PYQ का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद इट। जब आप जून से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये उन 4 महीनों में नहीं होने वाला। जब आप प्रीलिम्स देने वाले होंगे जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस टाइम तो इतना प्रेशर का टेंशन है, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड ऑल। तो यही टाइम है PYQ का एनालिसिस करने का। फॉर मेंस मैंने जैसे बताया, आप आंसर लिखेंगे, उसको या तो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे फ्रॉम दी मॉडल आंसर्स, या चैट GPT का अच्छे से यूज हो सकता है। AI का यही बेस्ट यूज है कि आप उस क्वेश्चन को डालें, देखें कि AI ने क्या क्या पॉइंट्स दिए और आपने क्या नहीं लिखा है। तो दिस इज मेंस एनालिसिस, और ये ऑप्शनल के लिए भी कर सकता है। ठीक है। PYQ का एनालिसिस मैंने बता दिया कि ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है, नॉट जस्ट focusing on your answer and move ahead. And PYQs for mains should be either written or brainstormed and then self-evaluated from different, या तो कोचिंग के मॉडल आंसर की से या फिर AI से। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन बच्चों को जो बहुत बिगिनर्स को डाउट आते हैं, PYQs उनको समझ में आ गए कि एनालिसिस प्रॉपर करनी है, ऑप्शंस नहीं छोड़ने, अच्छे तरीके से करना है। इसमें बच्चों के साथ एक और चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि वो कहते हैं सर प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें। हाँ, वो आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट पिक कर लीजिए कि प्री और मेंस को मैं कैसे एक साथ कैटर करना है। ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पॉलिटी आप पढ़ना शुरू करेंगे, लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स तो आपका उससे होगा, ठीक है। ठीक है। मेंस के लिए कोई और रिसोर्स ऐड करना पड़ेगा, किसी भी, अब जिस कोचिंग में आप एनरोल्ड हैं, क्योंकि मेरा ऑप्शनल से हो गया था, लेकिन किसी भी कोचिंग से आप एनरोल्ड हैं तो आपको पॉलिटी के बेसिक नोट्स, एनालिसिस मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो आपका साथ साथ चलेगा। मतलब दिस इज वेरी इंटीग्रेटेड थिंग फॉर सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर अपना साइंस, टेक, इन्वायरमेंट। ये प्रीलिम्स और मेंस अलग कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि एग्जैक्टली मेंस में आप लिखने के लिए प्रीलिम्स के फैक्ट्स यूज करेंगे और प्रीलिम्स की चीजों को समझने के लिए एनालिसिस जरूरी है। तो ये खुद ब खुद इंटीग्रेटेड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इस सब्जेक्ट का नेचर है कि पॉलिटी में अगर आपको गवर्नर समझना है तो उसका काम क्या है वो समझना पड़ेगा, जैसे आप काम समझेंगे आपके लिए मेंस की एनालिसिस तैयार हो जाएगी। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, इसमें एक बच्चों को थोड़ा सा एग्जांपल बताते हैं। हाँ। कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, लेट्स सपोज फंडामेंटल राइट्स ले लिया, ठीक है। तो उसको बच्चों को प्रीलिम्स के वे में और मेंस में किस तरीके से पढ़ना है। हाँ, तो फंडामेंटल राइट्स जैसे एग्जाम्पल है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल इन राइट्स, हाउ आर द राइट्स बीइंग कर्व्ड इन इंडिया राइट नाउ, हाउ इज प्रेस फ्रीडम बीइंग अफेक्टेड। तो ये सारी चीजें आएंगी मेंस के लिए, ठीक है। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ओरिजिनेटेड हैं, किस कंट्री से मोटिवेटेड हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इन सब में क्या फर्क है, रिट्स कहाँ कहाँ लगती हैं, ये सारी चीजें आएंगी प्रीलिम्स में। तो अब ये इंटीग्रेटेड तो हैं, बट ये चीज जो एनालिसिस लेवल है ये मेंस में ज्यादा हो जाता है। और इसी तरह से मेंस के क्वेश्चन आते हैं, आपको फैक्ट्स वही यूज करने हैं जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़े थे। प्रीलिम्स थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड, कई बार एनालिसिस भी पूछ लेता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर क्या मतलब है। अभी 23 में आया था कि नेचुरल जस्टिस है कि क्या है, वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल था। जब तक आपका एनालिसिस डेवलप नहीं होगा आप उसको नहीं। ऐसी कमिटेड जुडिशरी का सवाल आया था 2021 के अटेम्प्ट में, तो वो भी कंफ्यूजन है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस बेस्ड हैं, बट अगेन वेरी इंटीग्रेटेड। तो वो अंडरस्टैंडिंग की वाई नॉट और ये सारी चीजें जाएंगी मेंस में, एंड व्हाट और बेसिकली उसके फैक्चुअल और ओरिजिनेशन और वो सारी चीजें जाएंगी प्रीलिम्स में। तो अगेन इंटीग्रेटेड तो है ही, बट अ लेवल हायर फॉर मी। तो सक्षम, जैसे बच्चा कोई तैयारी कर रहा है तो उसको सेम टाइम पे ही दोनों चीजें कैटर करनी है। आई फील सो कि मतलब फॉर दी सब्जेक्ट्स, मतलब एंशिएंट मिडीवल जैसे सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो ये पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसको तो सेम टाइम चलाना ही पड़ेगा। मतलब आई डोंट थिंक यू विल बी गेटिंग टाइम सेपरेटली उन 4 महीनों में कि अब आप प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली तैयारी शुरू करेंगे। मतलब वो 4 महीने आपके होंगे कि अब आपने जो पहले पढ़ा था उसमें से प्रीलिम्स वाली चीजें एक्सट्रैक्ट कर, ना कि दोबारा से शुरू करें कि अब चलो मैं लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स ओरिएंटेशन से पढ़ लेता हूँ, अभी तक मैंने मेन से पढ़ी थी। वैसा नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ना साथ में ही है, बस चीजों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो ये अगले 5-6 महीने मेंस 60% 70% फोकस होना चाहिए, 30-35% प्रीलिम्स होना चाहिए, और उसके बाद अगले 4 महीने 100% प्रीलिम्स। ये जो बात एस्पिरेंट्स इन्होंने बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मान के चलें। जो लास्ट लाइन उन्होंने बोली है, एक बार आप दोबारा रिपीट करेंगे बच्चे का, कि जो लास्ट 1 साल का टाइम पीरियड है उसमें कितना डिवोशन होना चाहिए। तो वही मैंने मतलब कहा कि अभी अगर हम जून से शुरू कर रहे हैं और नवंबर दिसंबर तक का टाइम देख रहे हैं, तो मेंस शुड बी द 70% फोकस अभी राइट नाउ। ऑप्शनल और जीएस मिला के
अब बाकी का बचा 30%, जैसे मैंने बताया प्रीलिम्स के PYQs का एनालिसिस करना है, सेक्शनल्स टेस्ट लगाने हैं, जैसे पॉलिटी खत्म किया तो आप सेक्शनल्स मार्केट से खरीद के 2 लगा दीजिए। PYQ मतलब प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, वीकली लगा लीजिए। CSAT पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहना है कि अगर वीक है तो साथ साथ चलाते रहें। तो ये 30% 35% टाइम जाएगा अभी के लिए प्रीलिम्स को, और फिर जनवरी से कंप्लीट 100% शिफ्ट होगा टुवर्ड्स प्रीलिम्स। तो दिस शुड बी दी, फिर जनवरी से लेके अप्रैल तक आप प्रीलिम्स ले दें, और जब एक बार प्रीलिम्स निकल जाए फिर 100% मेंस पे वापस आना। वेरी गुड। हाँ, अच्छा, अभी जो हमारे एस्पिरेंट्स अभी मेंस 2000 जो अभी आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है 25 का देने जाएंगे अभी, तो उनके लिए आप क्या कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट 3 या 4 पॉइंट्स जो बहुत जरूरी है इस समय फिलहाल? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों को विश्वास है वो प्रीलिम्स कर रहे हैं, उनको तो तैयारी अभी से, कल मतलब 1 जून का टारगेट लेने स्टार्ट कर दें। जिनको थोड़ा मार्जिन्स पे भी डाउट है वो भी स्टार्ट कर दें, अगले 10 दिन ना वेस्ट करें प्रीलिम्स का वेट करते करते रिजल्ट का। यूजुअली नहीं इतना विश्वास आता है, बट स्टार्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार टाइम सिर्फ 80 दिन का ही है। 22 अप्रैल से शायद मेन स्टार्ट हो रहा है। इतना कम टाइम, पहले हमें 90 दिन 100 दिन मिलते थे, तो टाइम वैसे ही कम है, तो समय को व्यर्थ ना करें। दूसरा, फेज वाइज स्ट्रैटेजी रखें। लाइक मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि अगर हमारे पास 80 दिन की अवेलेबिलिटी है तो 40, 24 और 16 इस तरह से डिवीजन करके 40 दिन में चारों GS प्लस ऑप्शनल का एक रिवीजन, अगले 24 दिन में फिर 6 दिन का हर GS प्लस ऑप्शनल का रिवीजन, और फिर 16 दिन में सिमुलेशन प्लस फाइनल रिवीजन। तो दिस शुड बी अ बेसिक स्ट्रैटेजी जो आप अपने माइंड में चला के चल सकते हैं, फिर अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। थर्डली, यू नीड टू, अगर आपने PYQs पे इनफ काम कर रखा है तो करिए, मतलब आप उसको थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं, मॉक्स पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर नहीं किया है तो PYQs को भी साथ साथ कम समय देते हुए लेकिन इंपॉर्टेंस देते हुए आगे बढ़ना है। फोर्थली, यू नीड टू नाउ वर्क, कि अब टाइम है कि आप अपने आंसर राइटिंग की स्पीड को इम्प्रूव करें। धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली उस पर काम करके, मॉक टेस्ट देके उस पर काम करना पड़ेगा। एंड लास्टली आई वुड से कि ऐसे अभी 1 हफ्ता रखें या 2 हफ्ते रखें जब आप दिन में 2 टेस्ट भी लगाएं, क्योंकि मेंस में वैसे ही करने वाले हैं कि वो लगातार 3 दिन आपको 2 टेस्ट लिखने पड़ेंगे, तो हाथ को वो आदत देनी पड़ेगी, दिमाग को सिखाना पड़ेगा कि वो वहां पे पॉसिबल हो पाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, और अपने नोट्स अगर बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने हुए हैं तो ये पहला जो 40 दिन का फेज है उसमें नोट मेकिंग पूरी करनी पड़ेगी, विद सम वैल्यू एडिशन, विद सम करंट अफेयर्स एडिशन। तो आई थिंक इस तरह से चीजों को कंप्लीशन के एंड पे ले जाना है। तो यही बेसिक स्टार्ट। ओके, और लास्ट में आप हमारे एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इन व्हाट सिचुएशन यू आर, जो भी आपने फेलियर्स देखे, सक्सेसेस देखे, वो सारे प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस है उनका बैगेज दिमाग में ज्यादा ना रखें, दो वो हट नहीं सकता। बट अगर नेगेटिव है तो उसको कम से कम रखें, पॉजिटिव है तो उसको भी हावी ना होने दें, एज अ कॉन्फिडेंस यूज करें, एंड जस्ट कीप ऑन मूविंग, हैविंग अ फेथ ऑन अ हायर एनर्जी विच इज मेकिंग द थिंग्स पॉसिबल फॉर यू। तो मतलब आगे बढ़ते जाना है विद सम काइंड ऑफ मोटिवेशन जो भी आपके लिए है, और उसके साथ साथ निरंतर प्रयास करें। एंड आई थिंक दैट इज द बेसिक एटीट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड इन this or any of the examinations in life which we are giving. थैंक यू सक्षम। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सक्षम भाटिया, जिन्होंने हाल ही के रिजल्ट में UPSC CSC में 83वीं रैंक हासिल करी और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, और अपने रामपुर का नाम रोशन किया, अपने कानपुर का भी नाम रोशन किया, और JNU का नाम भी रोशन किया। मैं सक्षम आपको आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने करियर को वहां पर चमकाएं और एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर आपको वहां पर मिल सके। धन्यवाद सो मच।